हमारे पास जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स वाला। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है कम्युनिटी की बुक में, पेज नंबर 27 पे हमारे पास है। उसमें सबसे पहले उन्होंने हमें एपिडेमियोलॉजिकल बाथ टब का जो है वो कंसेप्ट दिया। ठीक है। एपिडेमियोलॉजी होती है ना, उसमें बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में कोई डिजीज हो रहा है। ठीक है। उसके कितने पेशेंट है हमारे पास, उसमें से कितने रिकवर हो गए, उसमें से कितने जो है वो हमारे पास कितनों की डेथ हो गया है। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो इस सारे जो है वो मेथड को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पूरा ना अ, मतलब एक मॉडल है। ठीक है। उसको कहते हैं हम एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब। अब अगर आप इस बाथटब को देखो तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें डिजीजेस किस तरह से होते हैं। सबसे पहले तो इंसिडेंस इंसिडेंस शो करता है कि हमारे न्यू डिजीजेस कितने हो रहे हैं, और प्रिवेलेंस शो करता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज कितने हैं। तो जो प्रिवेलेंस है वो इंसिडेंस के ऐड होने से बढ़ती है, डेथ या मोर्टेलिटी की वजह से कम होती है, और रिकवरी की वजह से भी कम होती है। ठीक है। यानी हमारी सोसाइटी में किसी डिजीज की प्रिवेलेंस कितनी है वो डिपेंड करेगी इंसिडेंस पे, रिकवरी पे और डिसेबिलिटी या डेथ पे। ठीक है। अब जितनी ज्यादा इंसिडेंस होगी उतनी प्रिवेलेंस बढ़ेगी। ठीक है। और जितनी रिकवरी और मोर्टेलिटी होगी उतनी प्रिवेलेंस जो है वो कम होगी। इस कंसेप्ट को या इस बात को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास मॉडल है वो हमारे पास है एपिडेमियोलॉजिकल बाथटब का। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड का। अब हमारे पास ना बेसिकली हम क्या करते हैं, रिसर्चेस करते हैं। ठीक है। तो जो एपिडेमियोलॉजी है ना उसमें बेसिकली हम रिसर्च करते हैं और फिर अंदाजा लगाते हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर उसके जरिए जो है वो आंसर निकालते हैं कि एक्चुअल में कोई जो हमारे पास डिजीज है वो कैसे हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट पे क्या है, उसके कोलेक्टिव एजेंट क्या है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो अब इस कंसेप्ट से को मतलब इन सारी बातों को असेस करने के लिए, इन सारी बातों को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रिसर्चेस होते हैं या उनको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मेथड। यानी हम रिसर्च करते कैसे हैं, उन रिसर्च की टाइप्स क्या हैं, या एपिडेमियोलॉजिकल ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके जरिए हम किसी रिस्क फैक्टर को, किसी पॉजिटिव एजेंट को या इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। उनको बेसिकली एपिडेमियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसमें हमने यही देखना है कि हम कौन कौन सी टाइप की स्टडीज करते हैं और उन स्टडीज को कैसे कंडक्ट करते हैं और उनके लिए क्या प्रोसीजर या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप लोग ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइप्स ऑफ स्टडीज कौन सी हैं। ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्टडीज या क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड है ना, ये हर बुक में डिफरेंट है। आप साइनोप्सिस की बुक खोलोगे तो वहाँ पे डिफरेंट है, आपने कम्युनिटी नवीज आलम खोला है तो उसमें डिफरेंट है, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो डिफरेंट है, और जो है वो किसी इंटरनेशनल बुक से देखोगे तो डिफरेंट है। ठीक है। बट बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मेजर जो है वो तीन टाइप्स होती है स्टडी की। एक होती है ऑब्जर्वेशनल। ठीक है। एक होती है हमारे पास एनालिटिकल, और एक होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल। जो ऑब्जर्वेशनल होती है ना उसमें सिंपली आपने ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है। और हम उसका कोई भी जो है वो कोई हमने ऑब्जर्वेशन किया और उसमें जो रिजल्ट है हमने उनको जो है वो पब्लिश कर दिया। जो हमारे पास एनालिटिकल होती है ना उसमें हम थोड़ा एनालिसिस कर रहे होते हैं, यानी उसमें हम पास्ट का डेटा भी कलेक्ट कर रहे हो सकते हैं, या हम फ्यूचर का डेटा भी कलेक्ट कर रहे हो सकते हैं। ठीक है। या हम किसी पेशेंट को प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉलो कर रहे होंगे, तो वो हो जाएगी हमारे पास एनालिटिकल में। और जो एक्सपेरिमेंटल होंगी उसमें हमारे पास कोई भी ऐसी स्टडीज आ जाएंगी जिसमें हम जो है कोई इंटरवेंशन कर रहे हैं, यानी कोई हम अ, मतलब कोई हम काम करते हैं या कोई इंटरवेंशन करते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कोई चेंज अप्लाई करते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कोई ड्रग देते हैं। ठीक है। यानी पेशेंट पे हम किसी ड्रग या किसी मेडिसिन का इफेक्ट देखना चाहते हैं तो हम पेशेंट को कोई मेडिसिन या ड्रग देंगे और फिर उसका इफेक्ट नोट करेंगे। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे होते हैं उनको बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहते हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने एपिडेमियोलॉजिकल मेथड को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक ऑब्जर्वेशनल में और एक एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में आगे से उसने दो क्लासिफिकेशन दिए, एक डिस्क्रिप्टिव की और एक एनालिटिकल की। ठीक है। यानी उसने कहा हमारे पास मेजरली दो टाइप्स ऑफ स्टडी है, एक ऑब्जर्वेशनल और दूसरी एक्सपेरिमेंटल। फिर ऑब्जर्वेशनल में आगे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी है। अब पहले उसने हमें जो है वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी की डेफिनेशन बताई, फिर डिस्क्रिप्टिव स्टडी और उसका सारा प्रोसीजर बताया कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी को करने के लिए क्या करेंगे। ठीक है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडी की डेफिनेशन है ऐसी स्टडी जिसमें हम यहाँ इन्वेस्टिगेटर कोई भी इंटरवेंशन नहीं करता, जस्ट कोई भी डेटा कोलेक्ट करता है और उसको जो है वो
पब्लिश करते थे, तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, यानी हमने उसमें कोई चेंज नहीं लाए, कोई इंटरवेंशन नहीं की, कोई रुकावट, कोई इंटरवीन नहीं किया हमने, ठीक है। जो चीज जैसे चली थी जस्ट उसको ऑब्जर्व किया और डॉक्यूमेंट कर लिया। ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशनल स्टडी कहेंगे। अब ऑब्जर्वेशनल में आगे से हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टडी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी का क्या प्रोसीजर है, ये वाला टेबल पहले देख लो, फिर हम ज्यादा अच्छे से रीड कर लेंगे। इस टेबल में ना उन्होंने जो आगे सारी बातें बताई ना, उनको बहुत समराइज करके लिखा हुआ है। यानी ये कि अगर हमने जो है वो कोई डिस्क्रिप्टिव स्टडी कंडक्ट करनी है ना, तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कौन सी पॉपुलेशन पे जो है वो करनी है, यानी ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जो कि बीइंग स्टडी। उसके बाद हम अपने डिजीज को डिफाइन करेंगे कि कौन सा डिजीज है जिसको हमने इस पॉपुलेशन पे स्टडी करना है। उसके बाद हम डिजीज को डिस्क्राइब करेंगे, हमारे पास जो करंट डेटा है या जो हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब से हमारे पास डिजीज जो है वो कैसे जो है वो अकर होता है। उसके बाद आ जाएगी मेजरमेंट ऑफ डिजीज इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस, यानी उस डिजीज की इंसिडेंस और उसकी प्रिवेलेंस कितनी है। इंसिडेंस का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज, और प्रिवेलेंस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ डिजीज, ठीक है। तो प्रिवेलेंस में बताती है कि अभी करंटली हमारे पास एट अ पॉइंट इन टाइम कितने पेशेंट जो हैं वो विद अ पार्टिकुलर डिजीज हैं। और जो हमारे पास इंसिडेंस है वो बताती है कि न्यू केसेस ऑफ दैट डिजीज कितने हैं। फिर जब हम सारी मेजरमेंट कर लेते हैं तो हम जो डेटा हमारे पास आता है उसको, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा या ऑलरेडी अवेलेबल इंडेक्स या कोई रेफरेंस होता है उसके साथ कंपेयर करते हैं। और लास्ट में जब हमने कंपेयर कर लिया, कोई ऑब्जर्वेशन की, तो हम एक हाइपोथेसिस बना देते हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होती है, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी का मेजर मकसद क्या है कि आपने सारी ऑब्जर्वेशन करके एक हाइपोथेसिस बनानी होती है, ठीक है। और फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम उस हाइपोथेसिस से शुरू होंगे और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बेसिक प्रोसीजर है, पहले आपने पॉपुलेशन को देखना है, फिर आपने डिजीज को डिफाइन करना है, फिर डिजीज को डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद आपने मेजरमेंट्स की, उसके बाद आपने कंपेयर किया और एक हाइपोथेसिस बना दी। तो जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी या ऑब्जर्वेशनल स्टडी है उसका एंड पॉइंट क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। अब हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। सबसे पहले डिफाइनिंग पॉपुलेशन में हम क्या करेंगे, डिफाइनिंग कोई भी स्टडी कंडक्ट करने के लिए या कोई भी रिसर्च करने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जिस पे हम कोई पार्टिकुलर अपनी जो है वो स्टडी कंडक्ट करें, ठीक है। यानी हम अफ्रीकन पे कर रहे हैं, हम अमेरिकन पे कर रहे हैं, हम पाकिस्तानी पे कर रहे हैं, एशियंस पे कर रहे हैं। तो हमने जो सबसे पहले डिस्क्राइब करना है अपनी पॉपुलेशन के, कि हमारी कौन सी पॉपुलेशन है, हमने किन लोगों को सिलेक्ट करना है, हमारी पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव कौन लोग होंगे, हम कितना सैंपल लेंगे, उसमें बच्चे कितने होंगे, बूढ़े कितने होंगे, ऐसे जो भी सारा डेटा है वो हमने सबसे पहले डिफाइनिंग पॉपुलेशन में देना होता है कि हमारी पॉपुलेशन है कौन। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं डिजीज अंडर स्टडी। डिजीज अंडर स्टडी में हमें ये डिफाइन करना जरूरी है कि हम ऐसा कौन सा क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हम पर्सन को ये पार्टिकुलर डिजीज लेबल कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डायबिटीज का क्राइटेरिया है, डायबिटीज की डेफिनेशन में है कि पर्सन का ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे पास नॉर्मल से ज्यादा होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि अगर हमारे पास पर्सन का रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल 130 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा आता है तो उस पर्सन को डायबिटीज होगा, ठीक है। अब ये डिफाइन करना कि डायबिटीज कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा पे होगा वो हमारे पास जरूरी है, ठीक है। तो डिफाइनिंग द डिजीज हम करते क्यों है, ताकि हम बता सकें कि हमारे अकॉर्डिंग इस डिजीज की डेफिनेशन क्या है, या हमने जिन लोगों पे स्टडी कंडक्ट की उनमें क्या पार्टिकुलर जो है इशू था। इसको पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। वंस पॉपुलेशन टू बी स्टडीड इज डिफाइंड, one must then define the disease or condition being studied. Definition must be precise, valid and acceptable to population. आपने जो डेफिनेशन बनानी है वो वैलिड होनी चाहिए, छोटी सी हो, प्रिसाइज हो, और साथ में क्या हो, वो हमारे पास एक्सेप्टेबल हो टू द पॉपुलेशन। अब हमारे पास इस चीज को जो है वो इंश्योर करने के लिए हम ऑपरेशनल डेफिनेशन क्रिएट करते हैं एक डिजीज की, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया थायराइड की। उन्होंने कहा कि
सॉरी, टॉन्सिलाइटिस की यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी, वैसे थायरोइडाइटिस की भी दे सकते हैं, और टॉन्सिलाइटिस भी दे सकते हैं हम। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि फॉर एग्जाम्पल हम टॉन्सिलाइटिस को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हमारी रिसर्च टॉन्सिलाइटिस पे है। तो हम पहले सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि हमारे नजदीक टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन क्या है। हमारे नजदीक टॉन्सिलाइटिस की डेफिनेशन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एनलार्ज रेड टॉन्सिल विद वाइट एक्सुडेट थ्रोट स्वैप कल्चर ग्रो ऑफ एस्पायोजेंस। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग टॉन्सिलाइटिस होने के लिए किसी पर्सन के जो टॉन्सिल्स हैं उनको स्वोलन और रेड होना चाहिए, और उसका जो हमारे पास स्पूटम कल्चर है वो एस्पायोजिन पॉजिटिव हो, तो फिर हम उसको टॉन्सिलाइटिस लेबल करेंगे। अब इसमें से अगर कोई भी क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता तो हमारे नजदीक वो टॉन्सिलाइटिस नहीं है। ठीक है, समटाइम ऐसा भी होता है कि आप जो है वो ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड कोई चीज इंटेक कर लेते हो तो आपके टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। बट जब आप उसका स्पूटम कल्चर कराओगे तो उसमें आपके पास एस्पायरोसिस पॉजिटिव नहीं आएंगे, क्योंकि वो इन्फेक्शन नहीं होगा, तो आपके पास सॉर्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन होगी। तो इसीलिए डिजीज को डिफाइन करना जरूरी है कि क्या खाली इन्फ्लेमेशन पे आप उसको टॉन्सिलाइटिस कहोगे, या फिर आप उसके साथ में स्पूटम कल्चर पॉजिटिव आएगा तो उसको जो है वो टॉन्सिलाइटिस लेबल करोगे। तो ऑपरेशनल डेफिनेशन का मकसद ये होता है कि लोगों को पता चल जाए कि हमारा क्राइटेरिया ऑफ स्टडी क्या था, हमने टॉन्सिलाइटिस अगर कहा तो किस बंदे को कहा। ठीक है, उसके बाद जब आपने पॉपुलेशन डिफाइन कर ली, डिजीज को डिफाइन कर लिया, उसके बाद आप डिस्क्राइब करोगे अपने डिजीज को कि जो हमारे पास करंट डिजीज है वो हमारे पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन उसकी क्या है, उसकी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसकी पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमोलॉजी देखे थे तो तब हमने ये देखा था कि हमारे पास जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 डी था, डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेंट्स एंड डिजीज फ्रीक्वेंसी। उस डी में आगे से हमारे पास 3 चीजें थी, टाइम प्लेस पर्सन। अब उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है हमने ये देखना है। ठीक है, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टाइम डिस्ट्रीब्यूशन यानी वो डिजीज हमारे पास किस टाइम पे कैसे होता है, उसका क्या पैटर्न है। अब यहाँ पे इन्होंने हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिजीज पैटर्न बताए हुए, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग टर्म और सेक्यूलर ट्रेंड। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होते हैं ना, उसका मतलब है कि थोड़े टाइम में हमारे पास डिजीज जो है वो चेंज होता है। ठीक है, यानी वो सडन आपके पास डिजीज आया पॉपुलेशन में और सडनली खत्म हो गया, इनको कहते हैं शॉर्ट टाइम फ्लक्चुएशन। फिर होती है पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन का मतलब है ऐसी चीज जो अपने आप को रिपीट करे। अब वो सीजनल भी हो सकती है और साइक्लिकल भी हो सकती है। सीजनल क्या है कि एक सीजन वाइज आती है, यानी अगर कोई डिजीज हमारे पास विंटर में आती है तो वो हर बार विंटर में रिपीट होगी, ये उसका क्या होगा, सीजनल ट्रेंड होगा। और साइक्लिक ट्रेंड क्या होगा कि वो साइकिल में फॉलो करती है, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 5 साल बाद या 1 साल बाद, तो वो क्या है, उसका साइक्लिकल ट्रेंड है। यानी ऐसा डिजीज जो साइकिल में अगर होता है उसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल कहेंगे। सीजनल क्या है, जो एक सीजन में होता है, जैसे मीजल स्प्रिंग में होता है। ठीक है, और साइक्लिकल जो कि अपने आप को कुछ सालों बाद रिपीट करता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा अपने आप को हर 7 से 10 साल बाद रिपीट करता है, यानी हमारी पॉपुलेशन में हर 7 से 10 साल बाद इन्फ्लुएंजा का एपिडेमिक आता है। शॉर्ट टर्म हो गए, पीरियोडिक फ्लक्चुएशन हो गई, उसके बाद आ जाती है लॉन्ग टर्म या सिक्यूलर ट्रेंड। लॉन्ग टर्म या सिक्यूलर ट्रेंड का मतलब ये है कि ऐसे हमारे पास डिजीजेस जो कि हमारे पास विद टाइम बीइंग जो है वो मतलब बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद बढ़ते हैं या कम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म या सिक्यूलर ट्रेंड। जैसे कि लंग कैंसर, वो हमारे पास जो है वो 1 सदी या 1 सेंचुरी के बाद हमें पता चलता है कि लंग कैंसर का रेट बढ़ गया है। हमें कुछ जो है वो मतलब 50-60 सालों बाद जाके पता चलता है कि हमारी सोसाइटी में डायबिटीज का रेट ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे डिजीज जिनका फ्लक्चुएशन रेट हमारे पास बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम का होता है, सेवरल ईयर्स का होता है, उनको हम लॉन्ग टर्म या सेक्यूलर ट्रेंड्स में डाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास क्रोनरी हार्ट डिजीज, लंग कैंसर और डायबिटीज वगैरह। उसके बाद हमारे पास एक टर्म है बायोमोडेलिटी का। ठीक है, हमने देख ली टाइम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, उसमें एक टर्म है हमारे पास बायोमोडेलिटी। बाय मीन दो, ठीक है, और मोडेलिटी मतलब मोड्स, यानी ऐसा डिजीज जिसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो दो डिफरेंट एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास शो होता है, तो उसको कहेंगे उसकी बायोमोडेलिटी। यानी फॉर एग्जांपल ल्यूकीमिया हमारे पास बहुत छोटे उम्र के बच्चों में भी कॉमन है, और जो एल्डरली हैं यानी बूढ़े लोग हैं उनमें भी कॉमन है। तो ये उस डिजीज की क्या है, बायोमोडेलिटी है कि वो दो डिफरेंट एज में हमारे पास जो है वो उसका रेट ज्यादा है।
यहाँ तक हो गई हमारे पास टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आ जाती है प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज में हम ये बताएंगे कि हमारा जो डिजीज है वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, कौन सी कंट्री में ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। वो उसकी क्या होगी कि प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल वेरिएशन भी हो सकते हैं, एंड इंटरनेशनल वेरिएशन जो कि अक्रॉस दी वर्ल्ड हमें नजर आती है। नेशनल वेरिएशन हो सकते हैं जो विद इन वन कंट्री हमें जो है वो नजर आती है। रूरल अर्बन ये हो सकते हैं, यानी हम अर्बन और रूरल सोसाइटी को अगर कंपेयर करें तो क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। यानी वो डिजीज हमारे पास शहर में ज्यादा कॉमन है या गांव में ज्यादा कॉमन है। उसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी एक पार्टिकुलर सिटी के अंदर या किसी एक पार्टिकुलर रीजन के अंदर हमारे पास वो डिजीज कितना किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि कुछ डिजीजेस होते हैं जो कि हमारे पास ज्यादा दरिया के पास फैलते हैं, जो यानी जो कोई मॉस्किटो से रिलेटेड है तो वो दरिया के पास ज्यादा फैल जाएगा, ठीक है। कोई हमारे पास जो है वो कोलरा है, ठीक है, वो ज्यादा स्लम्स में या हम जो मतलब जो लोग जो है वो बहुत पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है, लो लाइंग जो है वो एरियाज में रहते हैं, उनमें ज्यादा कॉमन है। तो वो क्या है, उस डिजीज की लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा, जो होल दी वर्ल्ड ज्यादा मतलब पाई जाती है, जैसे कि कोरिया में गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है, जापान में स्टमक कैंसर। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो वेरिएशंस आती हैं वो हम बेसिकली इंटरनेशनल वेरिएशन में देख लेते हैं। उसके बाद नेशनल वेरिएशन, जैसे कि मलेरिया कौन से सिटी में ज्यादा है, जो हमारे पास डेंगू है वो कौन सी सिटी में ज्यादा है, ये आ जाएंगे हमारे पास नेशनल वेरिएशन। उसके बाद लोकल डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। अब आ जाती है पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में हम उस पर्सन से रिलेटेड सारे फैक्टर्स को देखेंगे, यानी कौन सी एज में वो ज्यादा कॉमन है, हमारे पास कौन से जो है वो जेंडर में ज्यादा कॉमन है, पर्सन मैरिड था या अनमेरिड था उनमें ज्यादा कॉमन है, कौन सी ऐसी एथनिसिटी है, यानी कौन से ऐसे हमारे पास रेस के लोग हैं जिन में ज्यादा जो कॉमन है रेस या एथनिसिटी। उसके बाद ऑक्यूपेशन से ऐसी पार्टिकुलर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के लोग हैं जिनमें ज्यादा कॉमन है। सोशल क्लास, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, अपर क्लास से, लोअर क्लास से, मिडिल क्लास से। इसके अलावा बिहेवियर, कैसा उनका बिहेवियर है, उनके लाइफ स्टाइल जो है वो कैसे हैं, ठीक है। स्ट्रेस, उनकी लाइफ में कितना स्ट्रेस था, उससे उनके डिजीज पे क्या फर्क पड़ा। और माइग्रेशन, वो किसी कंट्री से माइग्रेट करके तो नहीं आए हुए। ये सारे फैक्टर्स हम देखते हैं और फिर हम बताते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर डिजीज है उसकी पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारा कुछ देखेंगे। जैसे मीजल बच्चों में ज्यादा होता है, सेक्स में यानी जेंडर में उन्होंने बताया कि ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटिस और हाइपरटेंशन फीमेल्स में ज्यादा है। मैरिटल स्टेटस में उन्होंने बताया कि जो हमारे पास बहुत सी डिजीज है उनका मोर्टेलिटी जो है वो मैरिड लोगों में कम है, ठीक है। यानी वो लोग जिनकी मतलब मैरिज हुई होती है, शादी हुई होती है, उनमें किसी भी पार्टिकुलर डिजीज से डेथ का रेट कम है। एथनिसिटी, मुस्लिम, जूस, मतलब किसी पार्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों में डिजीज का क्या ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, जो लोग माइंस में काम करते हैं या जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं या फिर तंबाकू इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, यानी ऐसे लोग जो किसी पार्टिकुलर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड से एसोसिएटेड है, उनमें कैसे डिजीज जो है वो अकर हो रहा है। अब डेफिनेटली जो कोयले की कान में काम कर रहा होगा यानी माइंस में काम कर रहा होगा, उसको डेफिनेटली लंग कैंसर होने का ज्यादा रिस्क है, बजाय इसके कि ऐसा बंदा जो कि मतलब घर में रहता है या कोयले के साथ जो है जिसका इतना एक्सपोजर नहीं है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन से भी जो है डिजीजेस पे फर्क पड़ता है। उसके बाद सोशल क्लास, हमारे पास हाइपरटेंशन और हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज जो है वो अपर क्लास में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ अपर क्लास जो है उनका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री होता है। उसके बाद आ जाते हैं बिहेवियर। आप जो है वो स्मोकिंग करते हो, ड्रग अब्यूज करते हो वगैरह, ये जो आपका बिहेवियर है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्टिव लाइफस्टाइल है, इसकी बेस पे भी जो है वो आपके पास डिजीज जो है वो वेरी करता है। उसके बाद स्ट्रेस है, यानी आप जो है वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रहते हैं नहीं, इससे आपका डिजीज का रेशियो वेरी करती है। और उसके बाद माइग्रेशन, वो लोग जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं ना, उनमें माइग्रेशन की वजह से जो है वो डिजीज का रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। यहाँ तक हो गई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन और डिजीज को डिफाइन करना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टाइम, प्लेस, पर्सन के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे।
उसके बाद हम क्या करेंगे, डिजीज की मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट क्या करेंगे कि उस डिजीज की प्रिवेलेंस क्या और इंसिडेंस क्या है, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं और हमारे पास न्यू केसेस कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं और हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। उन स्टेप्स को इन्होंने ना यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट टाइप ऑफ जो है वो स्टडी स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ तक बेसिकली आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि जर्नल हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी को कंडक्ट करने का। कि पहले हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिफाइन करते हैं, फिर डिजीज को डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद उसकी टाइम पे इस पर्सन की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसकी प्रिवेलेंस और इंसिडेंस देखते हैं। ये सारा कुछ देखने के बाद हम जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उसके साथ उसको कंपेयर करके हम एक हाइपोथेसिस जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगी हमारे पास ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी। उसमें आगे से हमारे पास फर्दर टाइप्स होते हैं कि वो किस टाइप की है। वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है, या फिर अगर एनालिटिकल में जाएं तो हम देखेंगे हमारे पास केस कंट्रोल है, हमारे पास कोहोर्ट है। तो हमारे पास वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडी और उनको कंडक्ट करने के मेथड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बेसिकली हमने क्या देखा, ऑब्जर्वेशनल स्टडी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी को कंडक्ट करने का क्या मेथड है। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लो। अच्छा, अब जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात करते हैं तो उसमें आगे से हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक आती है क्रॉस सेक्शनल की और एक आती है लॉन्गिट्यूडनल। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है ना, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, किसी चीज को सेंटर से कट करना, ठीक है। यानी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन में जाते हैं, उसको कट करके उसमें से बस डेटा निकाल के बाहर आ जाते हैं। यानी किसी पार्टिकुलर टाइम पे गए और पॉपुलेशन से डेटा गैदर कर लिया। तो वो हमारे पास क्या टाइप ऑफ स्टडी होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। उसमें बस जस्ट हमारे पास वन टाइम डेटा आता है, वन टाइम डेटा आता है। तो हम उस डिजीज के पार्टिकुलर केसेस अभी सोसाइटी में कितने हैं उसका डेटा निकाल लेते हैं, वो हो जाती है प्रिवेलेंस स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रिवेलेंस स्टडी भी कहते हैं। यानी आप एक टाइम पे पॉपुलेशन में गए और पॉपुलेशन का जस्ट डेटा गैदर करके पॉपुलेशन से बाहर आ गए और अपनी रिसर्च जो है वो आपने कंप्लीट कर ली। तो ये क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी। और ऐसी स्टडी आपको किसके बारे में बताएगी, ऐसी स्टडी आपको बताएगी कि करंटली एग्जिस्टिंग केसेस कितने हैं, यानी प्रिवेलेंस कितनी है डिजीज की। इसीलिए हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रिवेलेंस स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टडी या ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, वो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हमारे पास क्रॉस सेक्शनल की तरह होती है, बट इसमें हम एक टाइम पे बस जाके पॉपुलेशन से डेटा कहते नहीं करते, हम पॉपुलेशन में बार बार जाते हैं, हर बार जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी मेरी एक पॉपुलेशन है, मैं उसमें जो है वो वीक में एक दफा गई, मैंने डेटा कलेक्ट किया, फिर मैं नेक्स्ट वीक अगेन गई, फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया, फिर मैं थर्ड वीक अगेन गई और डेटा कलेक्ट किया। फिर मैंने देखा फर्स्ट वीक पे कितने पेशेंट्स थे, वो हो गई उसकी प्रिवेलेंस। फिर सेकंड वीक पे कितने हो गए, उसमें अब जो मजीद ऐड हो गए वो हो गई उनकी इंसिडेंस। फिर थर्ड वीक पे कितने हैं, उनमें मजीद इंसिडेंस ऐड हो गए। तो इस तरह से मुझे क्या पता चल जाता है, किसी भी डिजीज की इंसिडेंस का पता चल जाता है, यानी उस डिजीज के न्यू केसेस कितने आ रहे हैं। तो ऐसी स्टडी को हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहेंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब क्या है, जो लंबाई में हो, यानी जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हो। और उसके बाद वही जो स्टेप मैंने आप लोगों को बताए थे कि हम जो डेटा है उसको नॉन इंसिडाइसिस के साथ हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हम हाइपोथेसिस जनरेट कर देंगे। तो यहाँ तक हमारे पास उन्होंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी को कंडक्ट करने का। ऑब्जर्वेशनल या डिस्क्रिप्टिव स्टडी में आगे से हमारे पास दो स्टडीज आ जाती हैं। एक होती है क्रॉस सेक्शनल जिसको प्रिवेलेंस स्टडी कहते हैं, और दूसरी होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल जिसको हम इंसिडेंस स्टडी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एनालिटिकल स्टडी, ठीक है। जो एनालिटिकल स्टडी है ना, वो बेसिकली हमारे पास जो एनालिटिकल स्टडी है ना उसमें बेसिकली हम पॉपुलेशन में थोड़ा मतलब सिर्फ सिंगल वन टाइम डेटा जो है वो कलेक्ट नहीं कर रहे होते, उसमें हम डेटा कलेक्ट करके उससे कोई एनालिसिस, कोई इंटरफेरेंस जो है वो करते हैं, यानी उससे कोई लॉजिकल रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे पास एनालिटिकल स्टडी होती है वो हमारे पास वन टाइम नहीं होती, यानी वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन की तरह इतनी आसान नहीं होती। उसमें हमें जो है वो पॉपुलेशन से बार बार जो है वो डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और इसके अलावा समटाइम पॉपुलेशन को फॉलो ओवर करना पड़ता है, उसको एनालिसिस करके उस
कि जो है वो कोई हाइपोथेसिस जनरेट करनी होती है। तो जो हमारे पास एनालिटिकल स्टडी है उनके नाम से वाजे है कि उनमें ज्यादा एनालिसिस होगा, ठीक है। तो जो एनालिटिकल स्टडी है उसमें आगे से हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक केस कंट्रोल और दूसरी कोहोर्ट। यहाँ तक हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी कंप्लीट हो गया। अब हमने आगे एनालिटिकल और एक्सपेरिमेंटल करनी है, ठीक है। जो एनालिटिकल का पोर्शन है ना वही लंबा है, उसमें आगे से दो टाइप्स होंगी, एक केस कंट्रोल की दूसरी कोहोर्ट की। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप एक जो है वो जस्ट टाइप ऑफ स्टडी को अपने माइंड में रखो कि एक तो हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशनल है, ठीक है। दूसरी आएगी हमारे पास एनालिटिकल। एनालिटिकल में आगे से दो आएंगी, केस कंट्रोल और कोहोर्ट। केस कंट्रोल और कोहोर्ट दोनों दोनों में हमारे पास प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, बट उनको फॉलो करने का टाइम और उसका जो क्राइटेरिया वो थोड़ा डिफरेंट है। तो वो हम दोनों एक साथ करेंगे। उसके बाद बस रह जाएगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जो कि हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ स्टडी है।